1928 में हिंदुस्तान के सूबा यूपी के शहरों, गांव और बड़ी बड़ी आबादियों में मशहूर डाकू सुल्ताना ने खलबली मचा रखी थी। हर शख्स उस खौफनाक डाकू का नाम सुनकर कांप जाता था, क्योंकि सुल्ताना डाकू सैकड़ों लोगों को गोली और खंजर मारकर हलाक कर चुका था। मालदार लोग उसकी खूनख्वारियों से तंग आ चुके थे। किसी दौलतमंद का माल और उसकी जान महफूज न रही थी। पुलिस कई बार उसके हाथों शिकस्त खाकर भाग चुकी थी और कई पुलिस के सिपाही, इंस्पेक्टर, हवलदार सुल्ताना डाकू की गोलियों और खंजर की धार से हलाक हो चुके थे। उसी वक्त एक गरीब फजल नामी शख्स खुदा से एक बेटा होने की दुआ मांग रहा था। खुदा ने चंद रोज के बाद उसकी दुआ कबूल कर ली और उसके एक हसीन तरीन बेटा पैदा हुआ। फजल एक देहाती किसान था जिसके पास बाप की बड़ी बड़ी जमीनें थी। उसकी खेती बाड़ी से बेहद मुनाफा हासिल होता था। चुनाचे वो अपने गांव का रईस और बड़ा मालदार शख्स था। बेटा पैदा होते ही उसने तमाम गांव के लोगों की दावत की और खुशी का एक बड़ा जश्न मनाया। उसी जश्न की वजह से उसने शहर बिजनौर के कई मशहूर नजूमियों को बुलाकर पैदा होने वाले बेटे की किस्मत के बारे में पूछा। कई नजूमियों ने कहा कि बेटा खुशबख्त और साहिब इकबाल है, किसी बड़े ओहदा पर पहुंचेगा। मगर एक नजूमी ने बड़ी अजीबोगरीब बात बताई। उसने कहा, मशहूर सुल्ताना डाकू इस बच्चे को एक रोज अपनी गोद में लेकर प्यार करेगा और वही दिन सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी का दिन होगा। इससे जाहिर है कि तुम्हारे बेटे को कोई बुरा आदमी हाथ भी नहीं लगा सकता और दुश्मन हमेशा ज़ेर रहेगा। मगर उस नजूमी ने यह बात फजल को एक गोशा में ले जाकर बताई और कहा कि यह राज किसी पर जाहिर ना हो, वरना सुल्ताना डाकू तुम्हारे बच्चे की जान का दुश्मन हो जाएगा। सुल्ताना डाकू की कई खसूसियात ऐसी थीं जिनकी वजह से वो अपने हर डाका में कामयाब हुआ करता था और पुलिस भी उसके नाम से कांपती थी। वो खसूसियात ये थीं कि सुल्ताना डाकू गरीबों का हमदर्द, दिल का बहादुर और बंदूक चलाने का माहिर और 25 साल की उम्र का एक सांवला नौजवान डाकू था। ये जालिम अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता। उसका निशाना हरगिज बेकार न जाता। मौत से मुकाबला होता तो सीना सपर हो जाता था। उसकी वजह यह थी कि ये एक गरीब, मुफलिस और तंग दस्त मुसलमान का बेटा था। खुद मुसीबतों में बचपन गुजार कर दूसरे इंसानों की तकलीफ का दिल में दर्द रखता था। एक रोज सुल्ताना को न जाने क्या ख्याल आया कि उसने अपने तमाम साथियों को जमा किया और अपने खास शख्स प्रधान नामी को बुलाया। सुल्ताना अगरचे मुसलमान बाप का बेटा था, मगर उसके गिरोह में ज्यादातर हिंदू, जाट और राजपूत रहा करते थे। मुसलमान सिर्फ दो थे, एक का नाम रहीम और दूसरे का नाम था फैज, और ये दोनों बड़े निशानाबाज और खंजरबाज थे। ये दोनों पुलिस की गोलियों की परवाह न करते और बड़ी बेजिगरी से लड़ते थे। सुल्ताना डाकू ने प्रधान को बुलाकर उससे कहा, प्रधान जी। जी सरकार, आज हमारा दिल एक नई बात के लिए चाहता है। प्रधान ने सामने खड़े हुए बड़े अदब से कहा, हम अपनी तकदीर का हाल जानने के लिए किसी नजूमी को बुलाना चाहते हैं। अभी सुल्ताना की जुबान से इतने ही लफ्ज अदा हुए थे और प्रधान जवाब देने ही वाला था कि एक आवाज आई, नजूमी हाजिर है सरदार। सुल्ताना और उसके साथियों ने मुड़कर देखा तो सुल्ताना के दो साथी रामपाल और बुर्जलाल एक नजूमी को पाबाए जंजीर लिए हुए खड़े नजर आए। फिर दोनों साथी चंद कदम चलकर सुल्ताना डाकू के रूबरू आकर खड़े हो गए। इसे क्यों पकड़ा है? सुल्ताना ने कहा और फिर उससे सवाल किया। इसके पास 5,000 रुपए की एक थैली है सरकार। ये थैली इसे महाराजा अगोनपुर ने इसलिए बतौर इनाम दी है कि इसकी वहां एक पेश गोई सच्ची हो गई थी। सुल्ताना ने बड़ी बड़ी आंखों से नजूमी की तरफ देखा और कहा, क्या पेश गोई की थी तुमने? श्रीमान सुल्ताना जी के चरणों में सच्ची बात का क्या होगा? नजूमी बोला। सुल्ताना ने कहा, वो खाक में नहीं मिलाई जाएगी। अगर सच्ची बात होगी तो जरूर माना जाएगा। ये वादा लेने के बाद नजूमी ने कहा, तो सुनिए, मैंने पेश गोई की थी कि महाराज अगोनपुर के 2 बरस के बाद एक बेटा पैदा होगा जो वारिसे तख्तो ताज होगा, और 30 दिन 2 बरस के बाद कल उनके बेटा पैदा हो गया। तो आज उन्होंने मुझे बुलाकर 5,000 रुपए की थैली बतौर इनाम दी और वहां से रुखसत होकर जब बिजनौर जंक्शन पर रेल से उतरा तो ये दोनों मेरे साथ साथ चलते रहे। जब दूर तक चले तो उन्होंने मेरा दोस्त बनकर मेरे तमाम हालात मुझसे मालूम कर लिए। जब मैं शहर जाने के लिए एक तांगा में बैठा
तो ये दोनों भी मेरे साथ तांगे में ही बैठ गए, मगर मैं तांगा की पिछली सीट पर बैठा था और ये दोनों आगे की सीट पर। नामालूम इन्होंने सड़क से उतार कर क्या कहा कि वो इशारे समझकर तांगा सड़क से उतारकर जंगल में ले गया। मुझे तांगे वाले ने बताया कि हम आसान रास्ते पर जा रहे हैं और जंगल की लंबी लंबी झाड़ियों में जब उन्होंने तांगा दाखिल किया तो तांगा रोक लिया गया और उस शख्स ने मेरी कमर पर पिस्तौल लगाकर कहा कि उतरो, वरना अभी जान से मार दिए जाओगे। मैंने डर के मारे तांगे से उतरना ही बेहतर समझा और मेरे साथ ये दोनों भी तांगे से उतरकर जमीन पर आए। तांगे वाला तो चला गया, मगर इन दोनों ने मिलकर मेरी थैली छीन ली और कहा कि यहां से पैदल भाग चलो वरना मारे जाओगे। मैंने सवाल किया कि आप लोग कौन हैं, तो इन्होंने बताया कि हम सुल्ताना बहादुर के साथी हैं। मैंने सुल्ताना की किस्मत के सितारा पर गौर किया और इन दोनों से कहा कि चंद रोज के बाद तुम्हारा बहादुर सुल्तान एक बच्चे की बरकत से मारा जाएगा। उस शख्स ने कहा, क्या बकता है? मैंने कहा, सच कहता हूं। और इसी बात पर ये दोनों मुझे पकड़कर यहां ले आए। जब नजूमी दास्तान सुनाकर खामोश हुआ तो सुल्ताना डाकू बोला, बहुत अच्छा किया जो ये तुम्हें ले आए। अब तुम मुझे पूरी तफसील बताओ कि मैं क्यों कर एक बच्चे की बरकत से गिरफ्तार होऊंगा। अगर सच सच बताया तो मैं तुम्हारी थैली वापस करके तुम्हें इज्जत के साथ यहां से रुखसत करूंगा। यह सुनकर नजूमी ने 1 मिनट तक न जाने क्या हिसाब लगाया और फिर सुल्ताना डाकू से कहने लगा, बहादुर सुल्तान, मेरे हिसाब ने मुझे बताया है कि जिस रोज तुम एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करोगे वही दिन तुम्हारी गिरफ्तारी का दिन होगा। सुल्ताना गरज कर बोला, अगर मैं जिंदगी भर किसी बच्चे को गोद में ना लूं तो क्या होगा? तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। रामलाल, सुल्ताना बोला। रामलाल ने अदब से सर झुकाकर कहा, जी हजूर। सुल्ताना ने हुक्म दिया कि नजूमी को थैली वापस करो और इन्हें इज्जत के साथ अपनी पहाड़ी से बाहर निकाल आओ। बुर्जलाल बोला, क्या इनकी आंखें? सुल्ताना ने आखिरी हुक्म दिया, हाँ हाँ, इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर। नजूमी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे रुखसत किया गया, मगर सुल्ताना उसकी पेशगोई पर गमगीन रहने लगा और उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो जिंदगी भर कभी किसी बच्चे को गोद में न लेगा। एक रोज प्रधान ने सुल्ताना को बताया कि हम लोग जिस पहाड़ पर रहते हैं उसका जिक्र रामलाल ने पुलिस से कर दिया है। मुझे मेरे एक दोस्त पुलिस वाले ने बात बताई। पुलिस सुबह शाम में यहां आने ही वाली है, इसलिए इस पहाड़ी को छोड़कर किसी दूसरी पहाड़ी पर चले जाना चाहिए। यह सुनकर सुल्ताना डाकू ने हंसकर कहा, कहां है रामलाल? कहीं बाहर पहरे पर है। प्रधान ने कहा, उसे यहां बुलाओ। प्रधान ने फौरन हुक्म की तामील की। फिर सुल्ताना ने हुक्म दिया, उसे गिरफ्तार कर लो और 15 मिनट में ये तमाम पहाड़ी खाली करके जलाल पहाड़ी पर पहुंच जाओ। तमाम साथियों को खबरदार कर दो कि वो सब जलाल पहाड़ी पर पहुंचकर मुझसे वहां मिले। बहुत खूब, प्रधान ने अदब से सर झुकाकर कहा और रामलाल को गिरफ्तार करके पहाड़ी खाली करना शुरू कर दी। रामलाल ने तो अब जिंदगी की उम्मीद ही खत्म कर दी थी, क्योंकि वो जानता था सुल्ताना कभी किसी गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ता। 2 घंटे के बाद वाकई पुलिस ने उस जगह छापा मारा, मगर एक डाकू भी यहां नजर न आया और नाकामो नामुराद वापस लौट गए। जलाल पहाड़ी पर आते ही सुल्ताना डाकू ने तमाम साथियों को हाजिर करके प्रधान को हुक्म दिया, प्रधान जी जरा आग तो जलाओ। मगर कैसे? प्रधान ने हैरत से कहा, कैसे हजूर? पहले एक बांस गाड़ दो, उसमें रामलाल को बांधकर लटका दो, फिर नीचे चुनी हुई लकड़ियों में आग लगाओ। बहुत खूब सरकार। मगर इतना सुनते ही रामलाल ने खौफो दहशत से थर थर कांपते हुए चिल्लाकर कहा, सरदार मेरा गुनाह क्या है? और नमक हराम। सुल्ताना ने गरजदार भारी आवाज में कहा, अब मुझसे गुनाह पूछ रहा है? हाँ, मुझे तेरी गद्दारी पर शुबा था, जो अब तक मैंने तुझे जिंदा रखा, मगर जब हमारी पहाड़ी खुफिया जगह पर पुलिस ने आकर वाकई छापा मारा तो अब यकीन हुआ, कमीने हमारा और हमारे साथियों के खून का प्यासा हो गया तू, सिर्फ इसलिए कि तुझे चंद हजार रुपए हुकूमत से इनाम मिल जाएंगे। प्रधान जल्दी करो। रामलाल सुल्ताना को अपनी साजिश की खबर का होना मालूम करके और सुल्ताना को बेहद गुस्से में देखकर चिल्लाया, रहम सरदार, अब ऐसा ना होगा। सुल्ताना ने खौफनाक आवाज में कहा, मैं अब ऐसा ना होने का यकीन करने के लिए ही कोशिश कर रहा हूं। रामलाल चिल्लाने लगा,
رحم رحم سردار رحم، کیا نہیں جانتا کہ سلطانہ کے دل میں مجرم کے لیے کوئی رحم نہیں؟ رام لال رحم رحم کی چیخیں مارتا رہا اور چند لمحوں میں اسے گاڑے ہوئے بانس میں لٹکا کر نیچے لکڑیاں چن کر مٹی کا تیل چھڑک کر ماچس کے ذریعے آگ لگا دی گئی۔ اس آگ کے بلند شعلوں میں آنن فانن میں بانس جلنے لگا اور رام لال ہائے ہائے کی دلخراش چیخیں مارتے مارتے بے ہوش و بے زبان ہو گیا۔ اس کی کھال جلی، خون کے بے شمار قطرے اس کے جسم پر ظاہر ہوئے، جن کو آتش کے شعلے خشک کرتے اور سیاہ بناتے جاتے تھے۔ سلطانہ کے ساتھی بھی رام لال کو بانس پر بندھا آگ میں اس طرح جلتے دیکھ کر کانپ رہے تھے، مگر سلطانہ کہے لگا رہا تھا۔ چند لمحوں نے آخر بانس پر بندھے ہوئے رام لال کو قائم رہنے دیا۔ اس کے بعد آگ کے شعلوں نے بانس کو جلا کر گرایا، جس کے ساتھ ہی رام لال بھی اس دہکتی ہوئی خوفناک سرخ آگ میں گر گیا۔ چند منٹوں تک رام لال کی لاش آگ میں جلتی رہی اور پھر اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سلطانہ کہکہے پر کہکہے لگائے جا رہا تھا۔ رام لال کو یوں زندہ آگ میں جلا دینے کے بعد سلطانہ بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ یکایک اس کا ساتھی شیر سنگھ یہاں داخل ہوا اور فوجی طریقے سے سلام کرنے کے بعد ادب سے سر جھکا کر بولا، سردار، معلوم ہوا ہے کہ کل سیٹھ کنہیا لال نے اپنے بھتیجے ہرنام داس کو زہر دے کر مار ڈالا ہے اور اس کی تمام دولت پر قبضہ کر کے مشہور کر دیا ہے کہ ہرنام داس اپنی بیماری سے مر گیا۔ ہرنام داس کی کتنی دولت تھی؟ سلطانہ نے سوال کیا۔ جو 1,00,000 روپے بینک میں تھے، اس کے باپ نے کافی زمینیں اور مکانات اور باغات وغیرہ بھی چھوڑے ہیں۔ اچھا، تو پہلے وہ 1,00,000 کی نقد رقم مجھ سے وصول کر لینی چاہیے، کیوں؟ ٹھیک ہے نا پردھان جی، کیا خیال ہے؟ سلطانہ نے ہنستے ہوئے کہا، درست خیال ہے سردار، ہرنام داس بے گناہ کا انتقام یہی ہوگا۔ پردھان نے پرزور حامی بھری۔ تو پردھان جی، تم آج رات کو مجھے کنہیا لال کے بنگلے کے دروازے پر ملو اور ٹھیک 10 بجے میرے منتظر رہو۔ بہت خوب۔ ابھی سلطانہ نے پردھان کو یہ حکم دیا ہی تھا کہ ایک فائر ہوا۔ ایک گولی سلطانہ کے قریب سے نکل گئی۔ سلطانہ نے فوراً چھلانگ لگائی اور گوشہ میں آ کھڑا ہوا۔ فوراً سلطانہ نے حکم دیا، تیار رہو۔ تمام ساتھیوں نے بندوقیں سنبھالیں اور شیر سنگھ اپنی جگہ سے بھاگ کر اس غار سے باہر نکل گیا، کیونکہ تمام غار میں پولیس ہی پولیس بھری تھی، جو شیر سنگھ پر اس لیے مہربان ہوئی کہ اس نے سلطانہ کی قیام گاہ کا پتہ پولیس کو بتا دیا تھا اور خود پولیس کو لے کر آیا تھا۔ پولیس نے شیر سنگھ کو جانے دیا اور غار کے اندر داخل ہوتے ہی فائر کرنے لگی۔ غار انتہائی وسیع تھا۔ سلطانہ کے ساتھ اس وقت 150 ڈاکو تھے، جن میں کچھ غار کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ روپوش تھے اور کچھ چھوٹے چھوٹے دروں میں پوشیدہ تھے۔ اس وقت انہوں نے بھی فائرنگ کی آوازوں پر حرکت کی، اپنی اپنی بندوقیں تان لیں، مگر ابھی تک انہیں پولیس کا ایک سپاہی بھی نظر نہ آیا، کیونکہ تمام پولیس غار کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت پولیس کے سپاہیوں کی تعداد 200 تھی اور ان کی کمان انسپیکٹر حبیب اللہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکوؤں پر فائرنگ کا حکم دے دیا تھا، اور ادھر جب سلطانہ نے اپنے ساتھیوں کو فائرنگ اور پولیس کے مقابلہ کا حکم دیا تو دونوں طرف سے ٹھائیں ٹھائیں کی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں اور تمام غار میں دھواں دھار شروع ہو گئی۔ جب غار کے اندر سے پولیس پر ڈاکوؤں نے فائر کرنے شروع کیے تو پولیس ذرا پیچھے ہٹی۔ سلطانہ برابر فائر پر فائر کر رہا تھا۔ پولیس کے پیچھے ہٹتے ہی سلطانہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ رحیم اور دوسرے ساتھی بڑی بہادری سے پولیس پر فائر کر رہے تھے۔ انسپیکٹر حبیب اللہ نے سلطانہ کی طرف بندوق کی نالی کر کے اسے نشانہ بنایا اور لبلبی دبا دی، مگر سلطانہ اس نشانے کو بھانپتے ہی ذرا پیچھے ہٹا اور انسپیکٹر کی گولی اس کے قریب سے نکل گئی۔ نشانہ خطا ہوا اور اب جواباً سلطانہ نے انسپیکٹر حبیب اللہ کو نشانہ بنا کر اتنی جلدی گولی چلائی کہ انسپیکٹر کی ٹانگ پر گولی پڑی اور پار نکل گئی۔ انسپیکٹر کی ٹانگ بیکار ہونے سے زمین پر گر پڑا، مگر 2 کانسٹیبل تیزی سے انہیں اٹھا کر باہر لے گئے۔ پولیس کے ٹرک میں لے جا کر انہیں ڈال دیا، جو باہر کھڑا تھا اور جس میں بیٹھ کر پولیس یہاں تک آئی تھی۔ پہاڑی کے چھوٹے چھوٹے غاروں اور دروں میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں نے اب جو اپنے سردار کے غار کے دروازے پر پولیس کے سپاہیوں کو دیکھا تو نشانے بنا بنا کر فائر کرنے شروع کر دیے۔
जब पुलिस पर गार के अंदर और बाहर दोनों तरफ से डाकुओं की गोलियां पड़ने लगी तो अब पुलिस के पांव उखड़ गए और पुलिस का हर सिपाही खौफजदा होकर यहां से भागा। तमाम पुलिस वाले भागकर अपने ट्रकों पर चढ़ गए, अपने साथियों की लाशों को भी वहीं छोड़कर भागे। ड्राइवरों ने ट्रकों के इंजन स्टार्ट किए और चंद लम्हों में पुलिस के ट्रक पहाड़ी से नीचे उतरते नजर आने लगे। सुल्ताना और उसके साथियों ने भागते हुए पुलिस के सिपाहियों पर भी फायर किए तो पुलिस बदहवास भागता होकर भागी और तमाम फायर खता हो गए। उस लड़ाई में पुलिस के 56 आदमी मारे गए और सुल्ताना के 4 आदमी। अब पहाड़ी पर कदरे सुकून हो गया। चंद मिनट पहले बंदूकों के फायरों की आवाजों से तमाम पहाड़ी गूंज रही थी। सुल्ताना ने प्रधान की तरफ देखा। प्रधान जी। जी सरदार। प्रधान लड़ाई से फारिग होकर बंदूक शाने पर रखते हुए बोला। सुल्ताना ने कहा, शेर सिंह कहाँ है? हाजिर है सरकार, एक तरफ से शेर सिंह ने जाहिर होकर कहा। प्रधान जी जरा शेर सिंह की खातिर कीजिए। सुल्ताना ने प्रधान की तरफ आंख मारते हुए कहा। प्रधान ने कहा, बहुत अच्छा हजूर, और सुल्ताना का इशारा समझते ही शेर सिंह को अपनी बंदूक का निशाना बना दिया। खबरदार, हरकत की तो हलाक हो जाएगा, हाथ ऊपर उठाओ। शेर सिंह ने खौफजदा होकर हाथ ऊपर उठा लिए और प्रधान ने कई साथियों को हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। डाकुओं ने शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सुल्ताना ने गरज कर कहा, यही पुलिस को यहां लाया है, इसलिए जल्द इन्हें मिठाई खिलाओ। प्रधान जी, इतनी मिठाई खिलाओ कि इन्हें पुलिस को यहां लाने का पूरा पूरा इनाम मिल जाए। बहुत खूब सरकार। प्रधान ने सुल्ताना के हुक्म की तामील करते हुए शेर सिंह को दूसरी मिठाई मंगाकर उसी वक्त खिलानी शुरू कर दी। शेर सिंह थर थर कांपते हुए बोला, बहादुर सरदार, मैं पुलिस को नहीं लाया। खैर, तो पुलिस को ना लाने पर क्या मिठाई खाना बुरा है? सुल्ताना ने मुस्कुराकर कहा और शेर सिंह ने मिठाई खानी शुरू कर दी। आध सेर मिठाई खाकर शेर सिंह घबरा गया। बस सरदार, बस, अब नहीं खाई जाती। अगर ये सब मिठाई नहीं खाएगा तो अंजाम मालूम है तुझे? सुल्ताना ने गजबनाक होकर कहा और शेर सिंह डर कर फिर मिठाई खाने लगा। बड़ी मुश्किल से शेर सिंह ने सुल्ताना के खौफ से आध सेर मिठाई और खा ली और हाथ जोड़कर सुल्ताना से कहने लगा, सरदार, बस अब माफ कर दीजिए। सुल्ताना ने सुर्ख सुर्ख आंखों से प्रधान की तरफ देखकर कहा, प्रधान जी, जरा इसका दिमाग तो दुरुस्त कर देना। बहुत खूब सरदार, प्रधान बोला और उसने शेर सिंह के सर पर एक छोटा सा डंडा जोर से मारकर कहा, ये सब खाओ, ये सब, एक रसगुल्ला भी न बचे, खाओ, जल्दी खाओ। प्रधान ने दूसरी बार भी उसके सर पर डंडा मारा और शेर सिंह ने जल्दी जल्दी 3 रसगुल्ले और खा लिए। मगर अब शेर सिंह की बेख्तियार चीख निकल गई और बोला, बस हजूर, बस, रहम कीजिए, रहम, रहम। प्रधान जी, इसे मेरे सामने खड़ा कीजिए, जरा इस पर रहम कर दूं। बहुत खूब जी सरदार। प्रधान ने शेर सिंह को सुल्ताना के सामने खड़ा किया और सुल्ताना ने जेब से रिवाल्वर निकालकर शेर सिंह के पेट को निशाना बनाया। रहम सरदार, रहम, रहम। शेर सिंह रहम रहम चिल्लाता रहा और सुल्ताना ने उसके पेट पर फायर कर दिया। गोली पेट पर पड़ी और शेर सिंह 2 मरतबा दिलखराश चीखें मारकर हलाक हो गया। शेर सिंह को मिठाई खिलाकर हलाक कर देने के बाद सुल्ताना डाकू ने प्रधान से कहा, प्रधान जी, गद्दारों से बचो। अब ये पहाड़ी भी 15 मिनट के अंदर अंदर खाली करके ड्रम की पहाड़ी पर पहुंचो, वहीं आकर तुमसे मिलूंगा। प्रधान ने पूछा, और क्या सेठ कन्हैया लाल के दरवाजे पर रात के 10 बजे हजूर का इंतजार? पहले जासूस को भेजो और तस्दीक कराओ कि क्या शेर सिंह की यह खबर सच्ची है या उसने मन गढ़ंत कहानी सुनाई थी। और हाँ, शेर सिंह की लाश को किसी गंदी जगह फेंक दो ताकि जानवर इसके हड्डियों के ऊपर का गोश्त खा जाए। बहुत खूब, जो आ गया सरदार, प्रधान ने कहा। सुल्ताना उस गार से रुखसत हो गया और प्रधान ने शेर सिंह की लाश गंदी जगह फेंकवाकर तमाम साथियों को 15 मिनट में पहाड़ी खाली करके ड्रम की पहाड़ी पर पहुंचने का हुक्म दिया। जब सुल्ताना के तमाम साथी ड्रम की पहाड़ी पर आकर गारों और दर्रों में दाखिल हुए तो प्रधान ने एक जासूस को सेठ कन्हैया लाल की खिदमत मालूम करने के लिए रवाना कर दिया और जासूसों ने शाम के 4 बजे वापस आकर ये खबर सुनाई कि शेर सिंह की दी हुई ये खबर तो सच है कि सेठ कन्हैया लाल ने अपने भतीजे हरनाम दास को जहर देकर मार डाला है
और उसकी दौलत पर कब्जा कर लिया है। ये खबर लोगों में हर तरफ गर्म है। रात के 10 बजे सुल्ताना के हुक्म के मुताबिक प्रधान कन्हैया लाल के बंगले पर सुल्ताना का मुंतजिर था कि सुल्ताना डाकू नादिर खान जैसा भेस बदल कर यहां आया और प्रधान के पास आकर आंख मारी। प्रधान समझ गया और हर तरफ देख भाल कर आहिस्ता आवाज में कहा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूं। कुछ पुलिस वाले आते हैं, सब अपने आदमी हैं और ये मालूम मैंने भी कर लिया है कि कन्हैया लाल की दोस्ती इलाका धर्मपालगंज के इंस्पेक्टर नादिर खान से है, इसलिए मैं इस वक्त नादिर खान बना हूं। तुम यहां पर ठहरो, मैं अंदर जाकर कन्हैया लाल से मिलता हूं। यहां तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि आने वाले पुलिस के भेस में 6 आदमी होंगे। उन्हें आगाह करो कि सरदार की सीटी की आवाज पर सबको बंगले के अंदर दाखिल होना है और कन्हैया लाल के कमरे में पहुंच जाना है। बहुत अच्छा हुजूर। सुल्ताना ये हुक्म देकर बंगले के अंदर दाखिल हो गया। कन्हैया लाल के कमरे के दरवाजे पर दरबान खड़ा था, जो बंदूक शाने पर रखे पहरा दे रहा था। सुल्ताना ने दरबान से कहा, सेठ साहब को खबर दो कि इंस्पेक्टर नादिर खान आपसे मिलने आए हैं। बहुत खूब जी। दरबान अंदर गया और वापस आकर बोला, अंदर जाएं, वो आपको बुलाते हैं। सुल्ताना अंदर जाकर सेठ से मिला। सेठ ने सलाम और आदाब के बाद नादिर खान जो नकली था उसको बड़ी इज्जत से एक खाली कुर्सी पर बिठाया और सुल्ताना ने कहा, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, अभी मेरे हमरा मेरे मकान पर चलें तो बेहतर होगा। कन्हैया लाल ने कहा, ऐसा क्या काम है? सुल्ताना ने बड़ी संजीदगी से कहा, यह मैं आपको वहीं चलकर बता सकता हूं, चलिए मैं चलने को तैयार हूं। चुनाचे सुल्ताना डाकू सेठ कन्हैया लाल को अपने हमरा लेकर बाहर निकला। बंगले के दरवाजे पर टैक्सी तैयार थी, जबकि कन्हैया लाल ने इधर उधर देखा। सुल्ताना ने कहा कि मैं अपनी कार लेकर आया हूं और दोनों टैक्सी में बैठ गए। सुल्ताना ने ड्राइवर से कहा, चलो, और ड्राइवर ने टैक्सी चला दी। प्रधान ने गोशा में छुपे हुए जब दोनों को कार में बैठकर जाते हुए देख लिया तो उसने अपने छुपे हुए तमाम साथियों को बता दिया और कहा, सरदार कन्हैया लाल को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए जल्दी वापस अपनी कयामगाह पर पहुंचो। प्रधान के हुक्म पर उसके तमाम साथी वापस हो गए और प्रधान भी वापस हो गया। सुल्तान कन्हैया को लेकर जब पहाड़ी पर आया तो कन्हैया लाल ने हैरत से पूछा, ये आप मुझे कहां ले आए? सुल्ताना ने कहा, इसी जगह मुझे आपसे जरूरी काम है। और ये कहता हुआ सुल्ताना कन्हैया लाल को अपने गार के अंदर ले आया। उसके साथियों ने उसे देखते ही फौजी सलामी दी और फिर जब सुल्ताना एक कुर्सी पर बैठकर सांस लेने लगा तो कन्हैया लाल ने कहा, आप लोग कौन हैं और हमें यहाँ क्यों लाए हैं? खामोश रहो लाला जी, तुम इस वक्त सुल्ताना डाकू की कैद में हो और हाँ, अगर जान बचाना है तो इसी वक्त 1 लाख रुपए का चेक मेरे हवाले कर दो, जो दरअसल तुम्हारे भतीजे हरनाम दास की रकम है, जिसको तुमने जहर देकर मार डाला है। तुमको मेरे घर के मामलात में दखल देने का क्या अधिकार है सुल्ताना? कन्हैया लाल, बकवास बंद करो। जानते हो कि सुल्ताना सिर्फ काम की बात कहने सुनने का आदी है। चेक बुक कहाँ है? मैं वो रकम तुमको नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही डालो, कन्हैया लाल ने जुर्रत से कहा। प्रधान जी, सुल्ताना ने आवाज दी और गार के दरवाजा में दाखिल होते हुए प्रधान ने कहा, जी हजूर। प्रधान सुल्तान के करीब पहुंचा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। क्या सब आ गए? सुल्ताना के सवाल पर प्रधान बोला, जी हजूर, सब आ गए। सुल्ताना ने प्रधान को हुक्म दिया कि जरा कन्हैया लाल का दिमाग तो दुरुस्त कर देना। बहुत खूब, प्रधान ने कहा और चंद मिनट में आग का अलाव रोशन कर दिया और उसमें लोहे की सलाखें गर्म करने के लिए रख दी। जब कन्हैया लाल ने यह मंजर देखा तो खौफजदा होकर बोला, सुल्ताना, मुझ पर रहम करो। सुल्ताना बोला, रहम? बोल, वो चेकबुक कहाँ है? अच्छा सुल्ताना, देता हूं, मगर इस खौफनाक आग को तो बुझा दो। सुल्ताना ने हुक्म दिया, प्रधान जी, आग बुझा दो। कन्हैया लाल ने खौफ के मारे थर थर कांपते हुए फौरन जेब से चेकबुक निकाली और फाउंटेन पेन से 1 लाख रुपए का चेक लिखकर सुल्ताना के हवाले किया। चेक लेकर सुल्ताना ने प्रधान को हुक्म दिया, कल दिन के 10 बजे बैंक से ये रकम ले आना प्रधान जी, और कन्हैया लाल को आंखों पर पट्टी बांधकर इस पहाड़ी से बाहर कर देना। बहुत अच्छा। कन्हैया लाल को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर प्रधान ने कैद कर दिया और दूसरे रोज बैंक से 1 लाख रुपया वसूल करके कन्हैया लाल को पहाड़ी से बाहर निकाल दिया। कन्हैया लाल ने फौरन पुलिस और थाने में इस वाकया की रिपोर्ट की और कई दर्जन रिपोर्टें सुल्ताना के डाके
और कत्ल की पहले ही से मौजूद थीं। पुलिस कई बार सुल्ताना डाकू के मुकाबले में शिकस्त खा चुकी थी, इसलिए बड़े बड़े सुराग रसानों और जासूसों को इस काम पर मुकर्रर किया गया। 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया कि जो शख्स सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करेगा उसे दिया जाएगा, मगर 2 बरस तक जासूसों और बड़े बड़े सुराग रसानों से भी सुल्ताना डाकू गिरफ्तार ना हो सका। आखिरकार महकमा पुलिस ने इंग्लिस्तान के मशहूर सुराग रसां और जासूस को इस काम के लिए बुलाया और उन्हें सुल्ताना की गिरफ्तारी का काम सौंप दिया। उनका नाम था मिस्टर यंग, जो यूरोप के बड़े बड़े चालाक और खूनखार डाकुओं को गिरफ्तार करके बड़ी शोहरत पा चुके थे। मिस्टर यंग ने जिस दिन ये चार्ज अपने हाथ में लिया, उसी दिन शाम को उनके खास कमरे में उनकी मेज पर अचानक एक लिफाफा आकर गिरा। मिस्टर यंग ने हैरत से चारों तरफ देखा, मगर उन्हें लिफाफा फेंकने वाला कोई नजर न आया। उन्होंने जल्दी से लिफाफा चाक किया और खोल कर देखा। एक पर्चा नजर आया। मिस्टर यंग ने इस पर्चा को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हेलो मिस्टर यंग, मुझे मालूम हुआ है कि आपको मेरी गिरफ्तारी ही पर मुकर्रर किया गया है। मुनासिब यही है कि आप अपने इंग्लिस्तान वापस चले जाएं, वरना आपकी जान की खैर नहीं। अगर मुकाबला ही करना है तो कल ठीक दिन के 12 बजे फाइन बैंक लिमिटेड पहुंच जाएं। मैं उस वक्त बैंक की रकमें लूटूंगा। उस वक्त आपको मेरी हर बात का यकीन आ जाएगा। फकत सुल्ताना डाकू बिजनौर। यह पर्चा पढ़ते ही मिस्टर यंग गहरी सोच में मुब्तला हुए। कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक उनके जिस्म को हरकत हुई। जेब से सिगरेट निकालकर माचिस से जलाया और कश पर कश लगाने लगे। अचानक उनके कमरे में अबुल कासिम दाखिल हुए, जो लंदन के महकमा CID के इंस्पेक्टर और मिस्टर यंग के दोस्त थे। उनके हमरा लंदन से आए हुए थे। मिस्टर यंग ने उन्हें देखते ही खुश होकर मुसाफा किया और जब अबुल कासिम एक कुर्सी पर बैठ गए तो मिस्टर यंग ने वो सुल्ताना का पर्चा उन्हें देते हुए कहा, देखो अबुल कासिम, आजकल हमारा एक बड़े बेखौफ डाकू से मुकाबला है। ये पर्चा इस चाकशुदा लिफाफा में था और लिफाफा ऊपर से मेज पर गिरा। मालूम होता है इस थाने के बहुत से कांस्टेबल भी सुल्ताना से मिले हुए हैं। किसी कांस्टेबल ने मेरी मेज पर यह लिफाफा फेंका है और फेंकते ही छुप गया है। मिस्टर यंग की जुबान से अबुल कासिम ने ये बातें सुनी और पर्चा पढ़ा तो हालात से खबरदार होकर कहने लगे, तो कल 12 बजे सुल्ताना को हरगिज डाका में कामयाब ना होने दीजिए। कल 12 बजे उसे जरूर गिरफ्तार कर लीजिए। अबुल कासिम ने कहा, आप 300 पुलिस के हमरा सिपाही लेकर 12 बजे से पहले ही फाइन बैंक पर पहुंचे। मैं तो सुबह ही से बैंक में रहूंगा। आप जाते ही तमाम बैंक का मुहासरा कर लें और हर शख्स पर नजर रखें। बहुत खूब। उधर तो मिस्टर यंग ने यह इंतजाम किया और उधर सुल्ताना ने पहले ही बैंक के मैनेजर से बैंक के पहरेदार का भेस बदलकर मुलाकात की और कहा, लाल पहाड़ी पर मिस्टर यंग ने आपको अभी बुलाया है। कल सुल्ताना बैंक पर डाका मारने आएगा। उस सिलसिला में मिस्टर यंग आपको कुछ समझाएंगे। वो अभी कार में बैठकर आए थे और जल्दी में थे। मुझे ये पैगाम देकर चले गए। हाँ, मैंने सुना है कि मिस्टर यंग कल सुल्ताना को इसी बैंक पर डाका मारते हुए पकड़ेंगे। इस बारे में वो मुझे कुछ हिदायत देने के लिए बुला रहे होंगे। मैनेजर ने पहरेदार की बातों पर यकीन करते हुए कहा, अच्छा, मैं अभी लाल पहाड़ी पर पहुंचता हूं, तुम यहां चौकन्ने रहना। इत्मीनान रखिए हुजूर। सुल्ताना जरा सामने आए तो फिर उसे ऐसी गोली मारूं कि दुनिया देखे। मुझे किसी तरह कमजोर ना समझे हुजूर। अच्छा, मैं जाता हूं। मैनेजर फौरन यहां से रुखसत होकर लाल पहाड़ी पर पहुंचा। अभी वो पहाड़ी के अंदर 30-40 कदम अंदर ही आया था कि एक फायर हुआ। गोली उसके सीने पर पड़ी। वो दिल खराश चीखें मारकर हलाक हो गया। फौरन ही सुल्ताना पहरेदार के लिबास में से एक दर्रे से बाहर निकला। ये मैनेजर के आने से पहले ही यहां आ चुके थे। जल्दी जल्दी उसने अपनी शक्ल रंगो रोगन से हूबहू मैनेजर की तरह बनाई और यहां से वापस होकर बैंक में आ गया। सुल्ताना पहरेदार को भी कत्ल करके उसका हमशक्ल बना था, इसलिए बैंक में आते ही उसने थाने में टेलीफोन किया कि बैंक का पहरेदार गायब है। इससे मालूम होता है कि सुल्ताना ने कल 12 बजे डाका मारने के लिए कुछ गड़बड़ अभी से शुरू कर दी है। यह टेलीफोन थाने में नोट कर लिया गया और दूसरे रोज ठीक सुबह 8 बजे मिस्टर यंग ने मैनेजर से आकर मुलाकात की। मैनेजर ने रातों रात ही तमाम बैंक का खजाना संदूक में भरकर अपने खुफिया अड्डे में भेज दिया। ये 3 लाख रुपए की रकमें थीं। जब मिस्टर यंग ने पूछा कि रुपया कहां है, तो नकली मैनेजर ने बैंक की तिजोरियों की तरफ इशारा किया। इन तिजोरियों में मैंने बंद कर दिया है।
کہ نہ روپیہ ہوگا نہ سلطانہ آकर لوٹ سکے گا۔ بہت اچھا کیا، میں اب مختلف بحثوں میں باہر ادھر ادھر ٹہل رہا ہوں کہ سلطانہ یا اس کا کوئی آدمی نظر آئے، اور آپ وقت مقررہ سے پہلے یہاں سے کہیں نہ جائیں۔ ملازمین کی آج چھٹی کر دیں۔ نقلی مینیجر نے کہا، بہت خوب، اور مسٹر ینگ باہر چلے گئے۔ 9 بجے جتنے کلرک اور ملازمین آئے، نقلی مینیجر نے سب کو آج کی چھٹی دے دی، اور 11 بجے 300 سپاہیوں نے ابو القاسم کی سرکردگی میں تمام بینک کا محاصرہ کر لیا۔ ٹھیک 12 بجے نقلی مینیجر اپنی میز پر ایک پرچہ رکھ کر بینک سے چلا گیا۔ یہ ایسا غائب ہوا کہ کہیں کسی کو نظر نہ آیا۔ مسٹر ینگ ٹھیک 12 بجے بینک کے اندر آئے۔ مینیجر نہیں تھا، مگر اس کی میز پر ایک پرچہ پڑا ہوا تھا۔ مسٹر ینگ کچھ گھبرا گئے، فوراً پرچہ اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگے۔ اس میں لکھا تھا، مسٹر ینگ، تم صبح 8 بجے سے 12 بجے تک بے وقوف بنے رہے۔ مینیجر نہیں میں، بلکہ سلطانہ ڈاکو تھا۔ وعدہ کے مطابق بینک لوٹ کر جا رہا ہوں۔ اگر یقین نہ ہو تو تجوریاں کھول کر دیکھ لیجئے، فقط سلطانہ۔ ابو القاسم، مسٹر ینگ چلایا، اور مسٹر ابو القاسم فوراً اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہمراہ کئی درجن پولیس کانسٹیبل بھی آ گئے۔ تجوریاں کھول کر دیکھی گئیں تو ایک پیسہ بھی نہ ملا، اور سب اپنا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ابو القاسم، سلطانہ ہمارے یورپ کے ڈاکوؤں سے بھی زیادہ چالاک اور خطرناک ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس ڈاکو کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہے، اس لیے مجھے اب کسی نئے طریقے سے قدم اٹھانا پڑے گا، مسٹر ینگ نے کہا۔ غالباً پہرے دار اور مینیجر دونوں ہی کو سلطانہ نے قتل کیا ہے، ابو القاسم بولے، اور مسٹر ینگ نے تائید کی۔ صرافہ بازار کی لوٹ۔ سلطانہ شیروانی پہنے ہوئے جس بازار سے گزرتا، اس کی نظر جس غریب، محتاج، معذور، مجبور اور مصیبت زدہ پر پڑتی، 100 4 اور 500 روپے دے دیتا۔ پہاڑیوں اور جنگلوں میں انہیں بلا بلا کر کئی ہزار روپے کی بخشش کر دیتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کی کمزور اور بےکس لوگوں سے اس محبت اور ہمدردی کی خبریں چاروں طرف گونجنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ ایک سیٹھ نند لال نامی کی لڑکی لیلا سے محبت بھی کرتا تھا۔ لیلا کا باپ مر چکا تھا، اس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ شوہر، باپ کی تمام دولت اور جائیداد کی واحد مالک تھی۔ سلطانہ اس کے بنگلے میں ڈاکہ مارنے گیا اور اس پر عاشق ہو کر ایک پیسہ لوٹے بغیر واپس ہو گیا۔ لیلا اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار تھی، مگر اس نے ایک روز سلطانہ کو اپنی شرطوں سے آگاہ کر دیا۔ اس کی شرطیں تھیں، ایک تو یہ کہ سلطانہ ڈاکو ڈاکہ زنی چھوڑ کر ہندوستان سے کسی دوسرے ملک میں جا کر رہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ہندو دھرم میں داخل ہو جائے، اسلام چھوڑ کر ہندوانہ زندگی گزارے۔ مگر سلطانہ نے دونوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا، اور چاہتا تھا کہ لیلا یوں ہی میرے ساتھ رہنے پر رضامند ہو جائے۔ مگر سلطانہ نے لیلا پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی، اس لیے لیلا بھی اس کے ساتھ ہی اپنی ملاقاتوں کو ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ مگر پھر بھی کسی ملاقات کی خبر دنیا میں اڑتی رہی، اور یہ 2 خبریں مسٹر ینگ کے کان میں بھی پہنچ گئیں۔ ایک تو یہ کہ سلطانہ بازار میں شیروانی پہن کر کبھی کبھی نکلتا ہے اور بےکسوں غریبوں کو روپے دیتا ہے۔ دوسری یہ خبر کہ وہ کئی مرتبہ لیلا کے بنگلہ سے باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ سلطانہ کے بازار میں نکلنے کی خبر سے مسٹر ینگ کچھ پروگرام نہ بنا سکے، مگر سیٹھ نند لال کی لڑکی لیلا سے سلطانہ کی ملاقات پر انہوں نے بہت سوچا، اور اپنے دوست ابو القاسم سے اس مسئلہ پر بڑی بحث کی۔ آخر دوسرے روز خوب سوچ سمجھ کر مسٹر ینگ نند لال کی لڑکی لیلا کے بنگلے پر پہنچ کر اس سے ملے۔ لیلا نے بڑی عزت سے مسٹر ینگ کو اپنے کمرہ میں بٹھایا، اور مسٹر ینگ نے اس سے کہا، لیلا، میں تم سے جو پوچھوں سچ سچ بتانا، ورنہ یاد رکھنا کہ میں پولیس کے ہاتھ تمہیں جب چاہوں گرفتار کرا سکتا ہوں۔ جی ہاں مسٹر ینگ، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا کیا پوچھنے آئے ہیں، اور جھوٹ بولنے کا انجام برا ہے، مگر میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ کے پوچھے بغیر ہی بتلاتی ہوں کہ سلطانہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ اس کی شرافت ہے کہ اس نے آج تک مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ میں پولیس کو خود اطلاع کرتی اور اسے گرفتار کرا دیتی۔ بہت خوب، مسٹر ینگ خوش ہو کر بولے، تمہیں معلوم ہے کہ سلطانہ کی گرفتاری پر 1 لاکھ روپیہ انعام ہے؟ جی ہاں، مگر میں چاہتی ہوں کہ جس وقت وہ مجھ پر کوئی ظلم کرے تب ہی گرفتار کرواؤں۔ لیلا نے کہا، تم عورت ہو لیلا، اور نہیں جانتی کہ سلطانہ ڈاکو ہونے کے ساتھ ساتھ خونی اور قاتل بھی ہے۔ وہ تم پر ظلم کرنے آئے گا تو گولی سے ہلاک ہی کر دے گا، پھر کیوں نہ پہلے سے تم اس کا انتظام کر لو۔ گولی سے ہلاک کر دینے کا نام سنتے ہی لیلا ڈر گئی
और कुछ सोच कर फौरन बोली, तो बताइए उसे गिरफ्तार करा देने की क्या तरकीब है? मिस्टर यंग बोले, बहुत आसान। वो जो अब आए तो मोहब्बत से पेश आकर खूब शराब की कई बोतलें पिला दो और मुझे फौरन बजरिया टेलीफोन खबर कर दो। मैं फौरन पुलिस के साथ आकर उसे गिरफ्तार कर लूंगा। याद रखो, उसका इनाम 1 लाख रुपया मैं तुमको हुकूमत से दिलवाऊंगा। मिस्टर यंग की ये राय लैला ने मंजूर कर ली और मिस्टर यंग कामयाब वापस अपने कमरे में आ गए। यहाँ आते ही फिर एक पर्चा मेज पर रखा हुआ मिला। उन्होंने घबराकर फौरन उस पर्चा को पढ़ा। उसमें लिखा था, मिस्टर यंग, 26 जनवरी याद रखिए, मैं इस तारीख को सुबह 11 बजे सराफा बाजार लूटूंगा, फकत सुल्ताना। ये पढ़ते ही मिस्टर यंग ने अबुल कासिम को बुलाया और उन्हें तमाम हालात से खबरदार किया। आज 24 तारीख है, परसों का ऐलान है। यंग ने कहा, जी हां। अबुल कासिम बोले, सराफा बाजार के लिए 500 से कम सिपाहियों की जरूरत नहीं है। मिस्टर यंग ने कहा, जी हां, और ये काम आप ही के सुपुर्द है कि 500 पुलिस के सिपाहियों को लेकर आप 26 की सुबह को ही सराफा बाजार में तैनात हो जाए। अबुल कासिम ने सवाल किया, और आप? मिस्टर यंग बोले, मैं फकीर के भेस में रहूंगा और हर शख्स पर कड़ी नजर रखूंगा। अबुल कासिम बोला, बहुत खूब। आखिर वक्त गुजरता गया, रात हुई, दिन निकला, फिर दिन गुजरा, रात हुई, मगर उस रात के बाद जो सुबह हुई मिस्टर अबुल कासिम के लिए पयामे फिक्र ले आई। ये 500 सिपाहियों को लेकर सराफा बाजार में दाखिल हुए और तमाम बाजार को मुहासरा में ले लिया। ठीक 11:15 बजे सराफा बाजार के बराबर एक दूसरे बाजार में फायर हुए। गोलियों की आवाज सुनते ही और शोर पुकार की आवाज सुनते ही अबुल कासिम ने कई आदमियों से पूछा, क्या है ये? सब ने यही बताया कि सुल्ताना बराबर के बाजार को लूट रहा है। ये यकीन करते ही अबुल कासिम ने फौरन पुलिस को हुक्म दिया कि सब बराबर के बाजार में दाखिल होकर सुल्ताना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर ले। ये हुक्म देकर मिस्टर अबुल कासिम पुलिस के साथ बराबर के बाजार में आ गए। सराफा पुलिस से खाली हुआ और सुल्ताना ने अपने 150 साथियों के साथ सराफा की दुकानों पर हमला कर दिया। कई सेठों को डाकू पकड़कर ले गए और लाखों करोड़ों रुपए के जेवरात और चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात सब लूट कर आनन फानन में रफू चक्कर हो गए। सराफा बाजार में डाकुओं की फायरिंग और शोरो पुकार इस कदर हुई कि अबुल कासिम दूसरे बाजार से फिर पुलिस के साथ दौड़कर यहाँ आई। मगर अब यहाँ क्या रखा था? कई सेठ जख्मी पड़े थे, कई जौहरी सर पकड़कर रो रहे थे, दुकानें जेवरात और दौलत से खाली पड़ी थीं। अबुल कासिम, एक चीख सुनकर अबुल कासिम ने अपने पीछे देखा। एक फकीर बोला, अभी डाकू मेन रोड पर एक जंगल में बंधे हुए घोड़ों पर सवार हो रहे हैं, अपने ट्रक मेन रोड पर दौड़ाओ। ये फकीर के भेस में मिस्टर यंग थे। अबुल कासिम ने बहुत खूब कहा और पुलिस को ट्रक में बैठने का हुक्म दिया। आनन फानन तमाम पुलिस ट्रकों में बैठ गई। ये ट्रक 8 थे जो एक तरफ खड़े थे। मिस्टर यंग और अबुल कासिम भी एक ट्रक में बैठ गए। अब तमाम ट्रक मेन रोड पर दौड़ रहे थे, मगर मुखबिर के बताने के मुताबिक उस जंगल में एक घोड़ा भी नजर न आया। यहाँ आकर फिर तमाम पुलिस वाले मिस्टर यंग और अबुल कासिम मायूस हुए। यकीनन अगर डाकू भागने में जरा भी देर लगा देते तो पुलिस और डाकुओं का यह मुकाबला बड़ा सख्त होता, क्योंकि डाकू 150 थे और पुलिस के सिपाही 500। डाकू जरूर गिरफ्तार हो जाते, मगर चालाक डाकुओं ने यह वक्त ना आने दिया और फरार हो गए। सेठों के कत्ल। कई सेठों को सराफा बाजार से पकड़ लाने के बाद सुल्ताना के साथियों ने सुल्ताना के रूबरू ने पेश किया। इन सेठों ने हमारे ऊपर पिस्तौल चलाए थे, जिनकी गोलियों से हमारे 3 साथी हलाक हो गए, जिनकी लाशों को हम ले आए हैं। ये सुनते ही सुल्ताना के गुस्से की इंतहा न रही। गजबनाक नजरों से उन सेठों को देखकर सुल्ताना ने कहा, क्या तुमको सुल्ताना के नाम का डर नहीं था? ये सेठ तादाद में 7 थे। सब सुल्ताना के खौफ से थर थर कांप रहे थे। सुल्ताना के सवाल पर सब ने डर के मारे कहा, हम माफी चाहते हैं श्रीमान जी, और हम तुमको अभी माफी देते हैं। प्रधान जी, प्रधान ने अदब से सर झुकाकर कहा, जी सरकार, इन सब को बांसों में बांधकर उल्टा लटका दो। बहुत खूब, प्रधान ने कहा। सेठ रहम रहम की चीखें मारते रहे, मगर प्रधान ने सबको बांसों से बांधकर उल्टा लटका दिया और सुल्ताना ने उन सब के पेटों पर पिस्तौल से गोलियां मारनी शुरू कर दी। सुल्ताना ने पिस्तौल की 7 गोलियों से सबके पेट फाड़ दिए। वो सब दिल खराश चीखें मार मार कर हलाक हो गए। उन सब के पेट फट चुके थे। खून की मोटी मोटी धारें पेटों से जमीन पर गिर रही थीं, अंतड़ियां बाहर निकल पड़ रही थीं और सुल्ताना कह कहे लगा रहा था। जब लाशें बिल्कुल ठंडी और खून से खाली हो गईं तो सुल्ताना ने सातों को पहाड़ी की गंदी जगह फेंकवा दिया, जहां गोश्त खोर चीलें
गिद्ध और दूसरे परिंदे उनका गोश्त खाने लगे। अचानक रहीम ने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा, हजूर, सुना है फजल नामी एक मालदार शख्स शहर बिजनौर में रहता है, लाखों रुपए का मालिक है। उसके संदूक में एक कीमती हीरा भी है जो कई लाख रुपए की मालियत का है। हाँ, सुल्ताना ने हीरे के लालच में आकर कहा, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। रहीम ने कहा, तो आज आराम करो, कल सुबह फजल के मकान पर हमला कर दो। सुल्ताना ने साथियों को हुक्म सुना दिया। दूसरे रोज सुबह सुल्ताना ने रईस बिजनौर फजल के आलीशान मकान पर हमला कर दिया। डाकुओं ने कई फायर करके मकान के सब आदमियों को दौड़ा दिया। फजल, उसकी बीवी और उसके नौकर चाकर सबको पिस्तौलों का निशाना बना दिया। सुल्ताना अपनी किस्मत के लिखे को साथ लिए हुए फजल के खास कमरे में दाखिल हुआ। अचानक उसकी नजर फजल के खूबसूरत हसीन तरीन बेटे पर पड़ी, जो मसहरी पर बड़े नाजो अदा से बैठा था। इतना हसीन बच्चा सुल्ताना ने अपनी सारी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। देखते ही उसे प्यार आ गया और फौरन उसने जोशे मोहब्बत में अपने दोनों हाथों से उठाकर गोद में उसे प्यार किया। उसकी खूबसूरत चमकदार पेशानी को बोसा दिया और इस कदर प्यार करने के बाद अचानक किसी ख्याल के आ जाने से उसका चेहरा उतर गया। वो ख्याल था उस नजूम की पेशगोई का, जिसने उसे आगाह किया था कि कभी बच्चे को गोद में न लेना, वरना वही दिन तुम्हारी गिरफ्तारी का होगा। और सुल्ताना को यह भी याद आया कि नजूमी से मैंने वादा किया था कि मैं जिंदगी भर कभी किसी बच्चे को गोद में न लूंगा। नजूमी की तमाम बातें याद आते ही सुल्ताना ने फौरन फजल के हसीन तरीन बच्चे को गोद से उतारकर मसहरी पर डाल दिया और फजल से बोला, वो हीरा मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है और बड़ा कीमती है। अगर इनकार किया तो तुम्हें अभी गोली से हलाक करके तुम्हारी तमाम दौलत लूट ली जाएगी। फजल ये सुनकर डर गया और उसने अपनी जान और माल के खौफ से फौरन वो हीरा संदूक से निकाला और सुल्ताना के हवाले कर दिया। सुल्ताना ने हीरा लेकर कहा, प्रधान जी, वाकई हीरा बड़ा लाजवाब और चिराग की तरह रोशन है। अब यहाँ की कोई चीज न लूटो और वापस चलो, सब कुछ छोड़ दो। प्रधान ने कहा, खूब सरदार, बहुत खूब, और तमाम डाकुओं को अपने हमरा लेकर यहाँ से चला गया। सुल्ताना भी रुखसत होकर अपनी खुफिया कयाम गाह पर आया और अपने खास कमरे में दाखिल होकर प्रधान को बुलाया और कहने लगा, प्रधान जी, मैं फजल के यहाँ डाका मारने गया और खैरियत से वापस आ गया। अगर मेरी तकदीर में बच्चा गोद देने से गिरफ्तार हो जाना लिखा होता तो मैं फजल के यहाँ ही गिरफ्तार हो जाता। इससे मालूम होता है कि नजूमी झूठा है, मुझसे हजारों रुपए लेकर मुझे फरेब दे गया। अब कहीं मिल गया तो उसे देखते ही गोली मार दूंगा। नजूमी की बातों का क्या एतबार सरदार, वो तो दुनिया जमाने को ही धोखा देते हैं। प्रधान ने कहा, अच्छा प्रधान जी, आज शाम तक फिर भी अपने घर की पूरी हिफाजत रखो। कभी शायद फिर किसी की गद्दारी से पुलिस यहाँ आ जाए और नजूमी की बात सच हो जाए। आप इत्मीनान रखिए सरदार, हम लोगों की जिंदगी में पुलिस की ये मजाल नहीं कि आपको टेढ़ी नजर से भी देख सके। प्रधान ने सुल्ताना को बड़ी मोहब्बत से समझाया, बस आज शाम तक होशियार रहने की जरूरत है, कल तो नजूमी की पेश कोई गलत ही हो जाएगी। बहुत बेहतर सरकार। सुल्ताना ने कहा, अब तुम जा सकते हो। प्रधान चला गया और सुल्ताना को उस वक्त हीरा देखकर लैला याद आ गई। उसने सोचा, शायद ये हीरा देखकर लैला मेरे साथ रहने पर तैयार हो जाए तो क्या मजा आ जाए। ये सोचकर फौरन सुल्ताना किसी से कुछ कहे बगैर ही वहां से उठा और बाहर निकला और गार से बाहर निकल गया। किसी ने भी उसे उस वक्त जाते हुए न देखा क्योंकि सब अपने अपने दर्रों में छुपे हुए थे। सुल्तान अपने गार से रवाना होकर फौरन लैला के बंगले पर पहुंचा। उस वक्त खूबसूरत लैला एक कद्दे आदम शीशे के सामने कुर्सी पर बैठी हुई मांग निकाल रही थी। अचानक आईने में उसे सुल्ताना खड़ा नजर आया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सुल्ताना ने उसके करीब पहुंचकर हीरा उसे देते हुए कहा, मैं आज तुम्हारे वास्ते ये खास तोहफा लाया हूं। लैला ने कहा, शुक्रिया, मगर क्या तुम मेरी बाकी शर्तें नहीं मानोगे? लैला, तोहफा लेने के बाद ऐसी बातें ना कर लो वरना मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। आज मैं तुमसे मोहब्बत का इकरार करना चाहता हूँ। यह सुनकर लैला डर गई और इसने दिल में यकीन कर लिया कि वाकई ये खूनी है, जो कहता है वही करता है, कहीं इसी वक्त मुझे गोली से न उड़ा दे। मुनासिब यही है कि आज ही इस कमबख्त को गिरफ्तार करवा दूं। ये सोचकर लैला ने कदरे मुस्कुरा कर कहा, इतनी जल्दी नाराज हो गए सुल्ताना? हीरा भी ऐसी चीज है जिसे कोई ठुकरा दे, और वो भी इतनी मोहब्बत से दिया गया हीरा। सुल्ताना खुश होकर कहने लगा, तो क्या तुम आज ही से इकरार मोहब्बत करती हो? तुम नहीं जानते सुल्ताना, तुम्हारी मोहब्बत की बात सुनकर मुझे ऐसा नशा हुआ है कि मैं तुमसे कोई शर्त अब नहीं लगाना चाहती। सुल्ताना ने कहा, मेरी प्यारी लैला, फिर आओ, आज मेरे गले से लग जाओ।
फिर दोनों शराब पीकर शराब मोहब्बत के नशा में सारी दुनिया को भूल जाएं। सुल्ताना ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, मगर लैला ने फौरन एक कहका लगाया। अलमारी खोलकर शराब की 2 बोतलें और ग्लास निकालकर मेज पर रखा। लैला के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने सुल्ताना को शराब पेश की। सुल्ताना बोला, तुम भी पियो। लैला ने कहा, जी हाँ, पहले आप खूब पी लें, फिर मुझे पिलाएं। लैला ने बड़े नाजो अदा से ये बात कही थी। सुल्ताना ने कहका लगाया और कई गिलास भर भर कर लैला के हाथों से पी गया। दूसरी बोतल में जरा सी शराब बाकी रह गई। वो लैला ने जब भर कर सुल्ताना को दी तो सुल्ताना ने वो गिलास लैला के मुंह से लगा दिया। लैला ने हंसते हंसते गिलास हाथ में लिया और पी गई। चंद ही मिनट के बाद सुल्ताना पर ऐसा नशा तारी हुआ कि बेचारा बेहोश होकर गिर गया। लैला ने फौरन मिस्टर यंग को टेलीफोन किया और मिस्टर यंग 300 पुलिस के सिपाहियों को और अबुल कासिम को हमरा लेकर आनन फानन लैला के बंगला पर पहुंच गया। लैला के कमरे में दाखिल हुए तो सुल्ताना बेहोश पड़ा था। फौरन मिस्टर यंग के हुक्म पर पुलिस ने उसे फौलादी जंजीरें पहना दी और हर एक हथियार छीन लिया। मुकम्मल 1 घंटा तक सुल्ताना नशे में मदहोश रहा और अब जो उसकी आंखें खुली तो खुद को हवालात में कैद और जिस्म को जंजीरों में बंधा हुआ पाया। उफ, लैला ने मेरे साथ फरेब किया। नजूमी की बात सच हो गई। बच्चा मनहूस साबित हुआ, मगर मैं कमबख्त लैला के पास पहुंचा ही क्यों था। सुल्ताना नशे में बुड़बुड़ाता रहा और अब ये उसका बुड़बुड़ाना बिल्कुल बेकार था। चंद रोज के बाद अखबारों में खबरें छप गईं। सुल्ताना के 13 साथी और भी पकड़ लिए गए। उनको भी उम्र कैद सजाएं, सुल्ताना को फांसी की सजा मिल गई। मिस्टर यंग को 1 लाख रुपया और लैला को भी 1 लाख रुपए देने की हुकूमत से अदालत ने अपील भी की। अदालत के इस फैसला के बाद सुल्ताना को आखिर एक रोज फांसी दे दी गई। साथियों को काले पानी भेज दिया गया। दीगर डाकुओं का भी कभी कुछ पता न चल सका।